आज के मेहमान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सायरा सैयद और आज के हमारी मेहमान है UCI के सर्टिफाइड साइकिलिंग कोच माहम तारिक, जो अभी रिसेंटली बर्लिन गई है और उनकी टीम्स ने हासिल किए हैं मुतअद्दिद मेडल्स। तो आइए चलकर आज के मेहमान से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माहम, सबसे पहले जानना चाहूंगी हु इज माहम तारिक? माहम तारिक एक साइकिलिंग कोच है। मैं साइकिलिंग की दुनिया से बिलोंग करती हूँ और शुरू से लेके अब तक बचपन से या जब से मैंने होश संभाला है और जब से मैं गेम्स में आई मैंने साइकिलिंग ही की है और खुद भी साइकिलिंग करती रही हूँ। मैंने 2011 में साइकिलिंग स्टार्ट की थी खुद से। अच्छा, प्रोफेशनली? ओके। नेशनल लेवल पे पहले मैंने इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेली थी और उसके बाद मैं नेशनल लेवल पे पंजाब को रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे। तो वहाँ कब लगा कि आपने साइकिलिंग की तरफ जाना है? मतलब वो एक तो बचपन में शौकिया चलाना, राइडिंग करना, मगर उसको एज अ प्रोफेशन परस्यू करना कैसे? ये थोड़ी सी एक फनी स्टोरी है। बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, जब हम कॉलेज में गए थे तो कॉलेज में जाके फ्रेंड्स ने एक आपस में एक प्रोग्राम बनाया था कि आज हम बाहर चलते हैं। अच्छा। तो जब हम बाहर गए तो उन अनाउंसमेंट हुई क्लास में कि साइकिलिंग है, बैडमिंटन है, कुछ गेम्स थी कि उनकी ट्रायल्स हैं। तो वो ट्रायल्स के बहाने हम लोग घर से बाहर निकलना चाहते। अच्छा। तो वो ट्रायल्स के बहाने हम लोग जब गए हैं, क्योंकि मैं शुरू से वीडियो गेम्स बहुत खेलती। अच्छा, तो मतलब फुल टॉम बॉय थी आप? हाँ, फुल टॉम बॉय थी। तो हम वीडियो गेम्स बहुत खेलती थी, तो वीडियो गेम्स से मेरी वैसे इंटरेस्ट गेम्स में ऑटोमेटिकली हो चुका था। तो जब हम ट्रायल्स के लिए गए तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ और इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप मैंने खेली तो पहले साल में मेरे 2 मेडल आ गए। क्या बात है। तो एक इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में मैंने गोल्ड मेडल लिया और मेरी टीम इवेंट में सिल्वर मेडल। तो पहले साल में 2 मेडल, इट वाज अ बिग थिंग। और उसके बाद जो इंटरव्यूज वगैरह हुए थे, हेडलाइंस में मेरी पिक्चर आई थी फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, और बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने और बहुत मोटिवेशन मिली। वहाँ पे मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी जो कि डेफ थी और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और मेरे सर हैं सर सजाद, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि यू शुड डू दिस, तुम्हारे में एक कैपेबिलिटी है। मेरी ना लॉकिंग नीज है मेरी, तो आई कांट रन। अच्छा। तो साइकिलिंग वाज द लाइफ सेवियर फॉर मी। तो क्योंकि मैं भाग तो सकती नहीं, तो साइकिलिंग ओनली ऑप्शन एंड साइकिलिंग एंड स्विमिंग, ये 2 चीजें बोलना चाहूंगी। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मेरे साथ ट्रेनिंग किया करो। तो उसके साथ मैं ट्रेनिंग जब स्टार्ट की तो ऐसा ऐसा वक्त कैसे गुजर गया नहीं पता चला। नेशनल लेवल तक चले गए, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक गए। क्या बात है। तो बस इसी तरह करके मतलब एक मजाक से शुरू हुआ और कहाँ तक जा पहुंचा है। फिर उसके बाद एक इंजरी की वजह से मैंने साइकिलिंग से थोड़ा सा किनारा कर दिया। आई गॉट अ इंजरी। तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद मेरी साइकिलिंग क्विट हो गई है और मैं घर पे थी तो घर डिमोटिवेट हो गई। एग्जैक्टली। तो मैं घर पे चली गई थी। मुझे घर बैठे फेडरेशन से कॉल आई। अच्छा। और उन्होंने मुझे बोला था कि आप जो हो हम कोचिंग वाली साइड पे लेके आना चाह रहे हैं। हमारा कोरिया में कोचिंग कोर्स होता है जिसके लिए आप नॉमिनेट हो। वाओ, मतलब प्राउड मोमेंट ना, ऑनर फील हुआ होगा। घर बैठे कॉल आना इज अ बिग थिंग। हाँ, लकी कहूंगी या किसी की दुआ कहूंगी। तो घर बैठे कॉल आई थी। तो उसके बाद आई वेंट फॉर द कोरिया और वहाँ पे 1 मंथ का कोचिंग कोर्स था। वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट होने के बाद वापस आके फेडरेशन ने मुझे ऑन किया और फेडरेशन ने मुझे आगे अपॉर्चुनिटीज दी कि मैं टेक्निकल ऑफिशियल्स की ड्यूटी है। अच्छा, वहाँ एज अ कोच साइकिलिस्ट के साथ डील करना कैसे एक्सपीरियंस है? बिल्कुल, मैंने कभी एज अ कोच की तरह तो इस चीज को डील नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं। मैं बच्चों के साथ खुद भी एक्टिविटीज करती हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि चलो आप स्क्वाट्स करो मैं बैठ के देखती हूँ। तो मैं उनको कहती हूँ लेट्स डू दिस, साथ करते हैं। तो क्योंकि मैं कोचिंग वाला फील, क्योंकि मेरे हमेशा एक बात बोलती हूँ कि मिट्टी से निकला हुआ आदमी ही मिट्टी की असल पहचान बता सकता है। एग्जैक्टली, यस। तो मिट्टी में जाने के लिए मिट्टी होना पड़ता है। सीट पर बैठे बंदे को मिट्टी की कदर नहीं होगी। वो चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि कोचिंग मैं एज अ कोच या जो हमारे पुराने दौर में कोचेस इस तरह होते थे टांग पे टांग रख के, तो चलो आप ये करो, मेरा बिल्कुल वो स्टाइल नहीं है। अच्छा, बड़ी फ्रेंडली सी कोच है। अच्छा, मुझे बताएं एक स्टूडेंट की क्या प्रोग्रेस जा रही है, इसको मेजर करने का क्या तरीका है?
बिल्कुल, क्योंकि साइकिलिंग की मैं बात करूँ तो उसमें मेजर करने का ये हम उनकी पावर को मेजर करते हैं, उनके टाइम्स को मेजर करते हैं और उन्हें अपना ही पर्सनल जो बेस्ट टाइम है वो कैसे बीट करना है, क्योंकि हर बॉडी यूनिक बॉडी है। सही है। और हर किसी के अपने ड्रॉबैक्स हैं। कोई अगर स्प्रिंटर है तो कोई स्प्रिंटर नहीं है, लॉन्ग रनर है, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है, मसल्स में डिफरेंस आ जाता है, मेंटालिटी में डिफरेंस आ जाता है, तो हर किसी का कैलिबर जो है वो अलग अलग है। तो उसको हर किसी का इंडिविजुअल ही काम होता है और हर किसी के इंडिविजुअल काम करने की वजह से तो वो फिर आगे इम्प्रूवमेंट। अच्छा वहाँ मुझे बताएं साइकिलिस्ट की डाइट क्या होती है, कोई स्पेशल डाइट होती है? जी बिल्कुल, हर गेम की डिफरेंट डाइट है। इसी तरह अगर हम पावर लिफ्टिंग और कबड्डी वाली साइड पर अगर जाएं तो उसमें हमें पावर की जरूरत है, तो हमें बहुत ज्यादा खाना पड़ता है, जंक नहीं खाना पड़ता, हमें उसके अंदर प्रोटीन्स मिनरल्स ये वो सारे। इसी तरह क्योंकि ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर है, हमारी जो साइकिलिंग है ये कार्डियो से रिलेटेड है। तो इसमें हमें उसी लिहाज से हमें ज्यादा कार्ब्स की तरफ जाना पड़ता है, प्रोटीन को बैलेंस रख के और इन सब चीजों को लेके चलना पड़ता है। अच्छा मुझे बताएं, आपने अभी तक जितने भी साइकिलिस्ट को ऑब्जर्व किया, कौन सी आपको लगता है कि वो एक मिस्टेक लाजिम करते हैं? मिस्टेक भी मैं इसको कहना चाहूंगी, स्किप हो गया होगा माइंड से या कुछ भी है, क्योंकि हम जब एग्जाम्पल मैं कर दूं, आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है तो आप जब वो स्क्रिप्ट याद करते हैं तो जब आप स्क्रीन के सामने जाके उसको बोलने लगते हैं, कहीं ना कहीं कुछ स्किप हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसी तरह जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो हम जब साइकिलिंग में बच्चों को स्किल्स सिखाते हैं, बेशक वो स्प्रिंट लगा के उसको आगे जाना क्यों ना हो या उसको गियर चेंजेस का क्यों ना हो, तो इस तरह की चीजें छोटी छोटी साइकिलिस्ट की मिस्टेक हो जाती है, बट वो अनइंटेंशनली है, अपना बेस्ट देना चाहता है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक कोई भी नहीं करता, हर कोई अलग अलग चीजें ही करता है, अपनी अनोखी। एवरीबॉडी इज यूनिक और इसी तरह उनकी मिस्टेक्स भी यूनिक है। अच्छा वहाँ मुझे बताएं वो क्या तरीक़ेकार है जिसकी बदौलत साइकिलिंग टेक्निक को मजीद बेहतर किया जा सकता है? तरीकेकार वही बात है, अगर मैं आम इंसान की बात करूं तो आज भी लोगों में फियर है साइकिलिंग का, क्योंकि मेरी एकेडमी के अंदर बहुत से ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं कि जो अर्ली एज में जो बच्चे जो आप कहते हैं एलीट क्लास के बच्चों को पेरेंट्स ने कभी इस तरफ लेके जाते नहीं है कि साइकिलिंग इज नॉट सेफ। आज भी हमारे माशरे में ये मिथ है कि साइकिलिंग इज नॉट सेफ। हम क्योंकि मेरे स्कूल के साथ ये काम करने का मुझे मौका मिला, लेकिन कई स्कूल में प्रपोजल देने के बावजूद उनका यही है कि इन बच्चों के लिए साइकिलिंग सेफ नहीं है। अब साइकिलिंग क्यों सेफ नहीं है ये मेरी समझ के बाहर है, हालांकि इस टाइम जो हमारा माशरे का हालात जा रहे हैं, पेट्रोल के रेट और जो चीजें जा रही है, साइकिलिंग इज द सेफेस्ट बिल्कुल फॉर नाउ, क्योंकि इतने रोड पे ट्रैफिक है, इतना सब कुछ है, मुझे लग रहा है इसी का फ्यूचर दोबारा साइकिलिंग पे मूव हो जाएंगे तो कैसे सेफ नहीं होगा। इकोनॉमी के लिए और हमारे माशरे के लिए, सबके लिए साइकिलिंग इज द बेस्ट टूल आजकल के दौर में। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मिस आलिया है, अभी रिसेंटली उनकी वीडियो भी वायरल वो एमए कॉलेज की प्रिंसिपल है, वो रोज 24 किलोमीटर की राइड करके अपने कॉलेज तक जाती है। अच्छा, तो अगर वो कर सकती है, वो भी एलीट क्लास में से ही है, वो कर सकती है तो एलीट क्लास के बच्चे क्यों नहीं कर सकते? जैसे बड़े बड़े स्कूल हैं, बिगन हाउस हो गया, सिटी। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि वो जी कहते हैं कि बच्चों के लिए तो सेफ ही नहीं है साइकिलिंग, आई थिंक उन्होंने फिर करके देखी नहीं होगी, एक एक्सपीरियंस तो बनता है ना, वो जब तक करोगे नहीं तो कैसे पता। बिल्कुल, मेरे पास 2-3 ऐसे केसेस आए हैं, बच्चे बिगन हाउस के थे और उनके पेरेंट्स ने या उनके स्कूल ने उनको ऐसी फैसिलिटीज दी थी, तो उनको हॉर्स राइडिंग करवा सकते हैं बट साइकिलिंग नहीं करवा सकते। तो ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल सोचो। अब वो बच्चे जब बड़े हो गए हैं और बड़े होने के बाद अब जब इतना स्कोप आ रहा है साइकिलिंग का, वो पेरेंट्स परेशान है कि हमारा बच्चा साइकिल क्यों नहीं सीख रहा। उस 30,000-40,000 मुझे पे करके उसको साइकिल अब जो सिखा रहे हैं, तो वही अगर उनको स्कूल में अपॉर्चुनिटी मिली होती तो उनको मेरे पास आने की जरूरत ना पड़ती। तो ये इनिशियल जो है और ये जो स्टेप है, ये स्कूल्स का लेने का काम है कि अगर स्कूल्स में ये साइकिलिंग को आम करार दिया जाएगा, सेफ नहीं है ये कह के अगर उसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये हमारे जो मम्मी डैडी बच्चे कहलाते हैं तो मम्मी डैडी नहीं कहलाएंगे। उनको ये हाइट स्विमिंग कर सकते हैं, वो हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, व्हाई नॉट साइकिल। वहाँ बच्चों को ट्रेन कैसे करती है? मेरी एकेडमी है नेशनल साइकिलिंग एकेडमी के नाम। वहाँ पे सब बच्चों को वेलकम है, मेरे पास स्पेशल बच्चे भी आते हैं, नॉर्मल बच्चे आते हैं मेन स्ट्रीम के, और एज लिमिट कोई नहीं है।
मेरे पास अबव 40-50 प्लस फीमेल्स भी आई। अच्छा, वाह। आते हैं मेरे पास साइकिलिंग सीखते हैं, हम किसी क्लब को ज्वाइन करते हैं, रेगुलर भी है। अच्छा, तो लोगों में अवेयरनेस है कि साइकिलिंग भी कोई चीज है? कोविड से पहले बिल्कुल नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। कोविड से पहले बहुत लिमिटेड लोग थे जिनका रुझान साइकिलिंग की तरफ था। इवन दो कि जब मैं कोरिया जा रही थी तो मुझे मेरे ही कुछ फैमिली मेंबर ने बोला साइकिलिंग में क्या सीखने वाले। तो लेकिन जब वहाँ पे जाके हमने उनकी बुक्स देखी, इतनी मोटी बुक्स हैं, साइकिलिंग का एक पैडल रखने की पोजीशन भी अलग है, तो इतना ह्यूज टॉपिक है साइकिलिंग का कि यू कैन बिलीव। और हमें नहीं पता, हम बिल्कुल अनअवेयर हैं। बिल्कुल बेसिक छोटी-छोटी मिस्टेक्स हम करते हैं जिसमें बाद में अर्ली एज में जाके बैक पे कोई मसला आ जाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। तो इस तरह से हर चीज में जब आप डेप्थ में जाते हैं तो फिर ही उनकी चीजों का अंदाजा होता है। कोविड के बाद ये चेंज आया है। कोविड में जब गाड़ियां बंद हो गई थी, लोग लॉकडाउन हो गया था, लोग घरों में चले तक सबने साइकिल का रुख किया था। और उसके बाद ये क्लब्स जो पाकिस्तान लाहौर में, पाकिस्तान में ओवरऑल क्लब्स बने हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कोविड के बाद इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एवरी संडे राइड्स होती है, क्लब्स बनते हैं। क्लब्स को देखते हुए घर बैठा बच्चा नहीं, आप टीवी पे देखते हुए लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि हमने भी ये करना। यस, ऑलराइट व्यूअर्स, तो बातों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अभी हमारे साथ मौजूद है रुबाब अस्करी जो कि रीजनल मैनेजर स्पेशल ओलंपिक्स हैं। उनके साथ मौजूद है माहम तारिक जो कि साइकिलिंग कोच है, और मिस रजिया जो कि कोच पावर लिफ्टिंग है, और एंड पे हमारे साथ मौजूद है मिस रुखसाना जो कि कोच है टेबल टेनिस की। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। रुबाब साहिबा, आपसे जानना चाहूँगी कि वर्ल्ड गेम्स क्या है और ये ओलंपिक्स से कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं? अच्छा जी, पहले तो हमें एक आम जो पब्लिक है उसको बताऊंगी स्पेशल ओलंपिक्स क्या है। ओके। स्पेशल ओलंपिक काम करता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के साथ। सही है। रेंज वैरायटी आ जाती है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, माइक्रोकेफली है, ऑटिज्म है। तो हम काम करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के साथ, और हर 4 साल के बाद इंटरनेशनल जो एक इवेंट होता है उसको हम स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम कहते हैं। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम, ओके। इसमें 2 साल के बाद हमारी विंटर गेम्स होती हैं और 2 साल के बाद हमारी समर गेम्स होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी स्पोर्ट्स होती हैं? जो हम अभी समर गेम में गए हैं तो हम 11 स्पोर्ट्स में हमने पार्टिसिपेट किया। ओके, वाओ। और माशाल्लाह से हम 80 मेडल्स लेके जो 80 मेडल्स, क्या बात है, बिल्कुल लाए हैं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, नो डाउट, कोई शक नहीं है। इसके पीछे जो है बहुत बड़ी मेहनत होती है, ये एक्चुअली काम नहीं है, सालों की मेहनत होती है। और हमारा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, हम स्कूल गेम से सिटी गेम्स, रीजनल गेम, नेशनल गेम, फिर नेशनल गेम में जो हमारे स्टार्स निकलते हैं वो सिलेक्ट होते हैं हमारे इंटरनेशनल गेम्स के लिए। उनमें भी हमारे कैंप्स लगते हैं, ट्रेनिंग पे काम होता है, उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे काम होता है, फिर एक खिलाड़ी बनता है जो क्या बात है। और फिर जब वो मेडल्स लेकर आता है तो फिर वो जो दिल को सुकून होता होगा, मैं फील कर सकती हूँ। आप यकीन करेंगे जब हम वहाँ पे विक्ट्री स्टैंड में पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो आपकी जो फीलिंग्स होती हैं हम बयान नहीं कर सकते। हाँ, क्या बात है, एकदम से ना वो बंदे को जोश आ जाता है ना, पाकिस्तान का नाम कहीं भी कोई भी ले रहा हो, या इवन के हमारा जो कौमी तराना है वही कहीं लगा हुआ हो, तो एकदम से ना वो आपके रोंगटे एक्चुअली द वर्ड इज रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम से जोश आता है, वो हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है। तो माहम, आपसे जानना चाहूंगी आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा वहाँ? जी, मुझे पर्सनली तौर पे तो बहुत मजा आया, और क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये आपका फर्स्ट था? जी बिल्कुल, ये मेरा स्पेशल ओलंपिक्स के साथ बिल्कुल पहला इवेंट था। क्या बात है। मैंने 2020 में मैंने स्पेशल ओलंपिक्स को ज्वाइन किया था एज ए वॉलंटियर, और क्योंकि मेरी अपनी एकेडमी भी है और फेडरेशन के साथ भी मैं काम करती हूँ, लेकिन यहाँ पे काम करना, जैसे कि मिस्टर रुबाब ने मुझे काफी दिन पहले एक बात बोली थी कि स्पेशल ओलंपिक्स इज अ एडिक्शन, देन आई मस्ट से इट्स अ ट्रूली एडिक्शन, क्योंकि मुझे पर्सनली तौर पे एक अंदर से रिलीफ भी मिलता है इन बच्चों के साथ काम करने का, और एक कनेक्शन सा फील होता है और बहुत मजा आता है। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहूँगी वर्ल्ड गेम्स जो है आपने कहा मतलब 2 टाइम साल में मुनक्किद होती हैं, तो अभी लास्ट टाइम कहाँ इसकी होस्टिंग हुई है? साल में 2 दफा नहीं, हर 2 साल के बाद। हर 2 साल के बाद आप समर होती है, ठीक है, ओके। अभी हम जर्मनी में से होके आए हैं, बर्लिन में हमारी। सही है, क्या बात है। और 126 आई थिंक कंट्रीज थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और जिसमें से एक पाकिस्तान था। और पाकिस्तान जो है स्पेशल ओलंपिक का बहुत एक्टिव मेंबर है, और इतने बच्चों
में से, इतने एथलीट्स में से जीत के आना ये कोई छोटी बात है, कोई छोटी बात नहीं। अच्छा मुझे बताइए वर्ल्ड गेम्स जो है इनका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से शुरुआत हुई? अच्छा जी, स्पेशल ओलंपिक जो था अर्ली 60s में से यूएसए में स्टार्ट हुआ था। कैनेडी की बहन है यूनिस श्राइवर कैनेडी, उन्होंने अपनी बहन के लिए स्टार्ट किया था और फिर ये बढ़ते बढ़ते तहरीक जो है पूरी दुनिया में फैल गई और 192 कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट और पाकिस्तान एक एक्टिव जो है मुल्क है जो इसमें हम 89 से पार्टिसिपेशन दे रहे हैं अपने स्पेशल ओलंपिक में और हर वर्ल्ड गेम में हमारे एथलीट जाते हैं और कभी हम खाली हाथ वापस नहीं। क्या बात है, खूबसूरत बात, हम खाली हाथ वापस नहीं आते, क्या बात है। मिस रज़िया आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप पावर लिफ्टिंग के कोच है तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? जी मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम मैंने पावर लिफ्टिंग कोच पार्टिसिपेट किया है। अच्छा एज अ कोच? एज ए कोच। ओके। और उससे पहले मैं 2011 में एज ए बैडमिंटन कोच की वर्ल्ड गेम्स में और उसके बाद अब मैं पावर लिफ्टिंग कोच गई हूँ। तो फर्स्ट टाइम हमारी फीमेल ने पार्टिसिपेट किया था, एक ही बच्ची गई थी। अच्छा। एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल। क्या बात है, क्या बात है। 4 बॉयज थे हमारे, 3 गोल्ड और 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। अच्छा आप क्योंकि खुद पावर लिफ्टिंग में है तो मैं जानना चाहूंगी ये औरतों के लिए किस तरह का इसका स्कोप है पाकिस्तान में? और मैं वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान की नेशनल चैंपियन हूँ। अच्छा वाह। लिफ्टिंग में मैं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में फीमेल के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। स्टूडेंट्स के लिए फीमेल कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। स्ट्रेंथन गेम में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें आप में पावर आती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी हमारे मुआशरे में वो बैकवर्ड इसको समझा जाता है और कहा जाता है नहीं लड़कियां नहीं कर सकती? जी। और मेरे साथ इस वक्त 4 खवातीन मौजूद। जी समझा जाता है। या मैं खुद भी मैंने जीसी में जॉब किया था, वहाँ पे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती थी कि आप वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग करो तो सबसे पहले उन्हें ये होता है कि हमारे मसल्स बन जाएंगे, हम अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ ये है थोड़ा सा फीमेल कॉन्शियस जो होती हैं फीमेल्स तो उनको होता है कि हमारे मसल्स बन जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपने जैसे कहा एक आपके साथ फीमेल मतलब एक गर्ल भी थी जो विन करके आई है। जी बिल्कुल। तो उसके पेरेंट्स का क्या फीडबैक था? वो पेरेंट्स माशाल्लाह से बहुत खुश हैं, वो बच्चे बहुत खुश हैं और पाकिस्तान के लिए प्राउड है कि वर्ल्ड गेम्स में फर्स्ट टाइम पावर फीमेल गई है और मेडल विन कर गया। बाकी काबिल सताइश बात है। अच्छा कम बैक टू मिस रुबाब, मुझे बताइए कि इसमें इन होने का क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? देखिए मैं हमेशा हम कहते हैं कि एथलीट्स को बनाना एक कोच का काम है। टैलेंट किसी में भी हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह मियां ने जो इन स्पेशल नीड बच्चों में टैलेंट दिया वो मेरे और आप में नहीं है। नहीं है, सही। जिस तरह ये स्विम करते हैं, जिस तरह ये शॉट मारते हैं, जिस तरह ये टफ ट्रेनिंग करते हैं, मुझे लगता है हम आम इंसानों से ज्यादा ना इनमें होता है। एग्जैक्टली। तो ये मतलब बड़े कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से खेलेंगे तो ये हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारे पंजाब में, फेडरल में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में हमारे ऑफिसेज हैं। तो आप, मैं लाहौर में बैठी हूँ, मॉडल टाउन में हमारा ऑफिस है, तो अगर कोई स्पेशल नीड बच्चा स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो हमारे से रब्ता कर सकता है। और ये है कि हम उनको बता सकते हैं कि आपके बच्चे में कौन सा पोटेंशियल है, वो कौन सी गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा तो वर्ल्ड गेम्स के लिए एथलीट्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले हम स्कूल लेवल से ओके। उसके बाद हमारी अपनी सिटी गेम्स भी होती हैं। उसके बाद हर रीजन अपनी गेम्स कराता है। जैसे पंजाब रीजन अपनी गेम करा रहे हैं, सिंध रीजन अपनी गेम करा रहे हैं, फेडरल अपनी करा रहे हैं। उसमें से जो स्टार्स निकलते हैं वो जाते हैं नेशनल गेम्स के लिए और नेशनल गेम से फिर इंटरनेशनल खिलाड़ी जो होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। फिर उनके कैंप्स लगते हैं। वो अपने पेरेंट्स के बगैर कोचेस के साथ जो हैं वो कैंप्स में 15 दिन का स्टे होता है। डिफरेंट सिटीज़ में कैंप्स लगते हैं, उसमें रहते हैं जाके। उसमें हमें बहुत सी उनकी पोटेंशियल्स का पता चलता है। सही है। अगर कुछ बिहेवियर्स के इश्यूज आ रहे हैं तो वो सॉल्व होते हैं। फिर आपस में जब ये डिफरेंट रीजन के बच्चे आपस में एथलीट्स मिलकर रहते हैं तो उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप जो है बिल्कुल ठीक। और आप यकीन करें कि हमारे साथ इनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग, वो अटैचमेंट एक हो जाता है ना, होती है कि और पेरेंट्स के बगैर होम सिकनेस किससे नहीं होती, हमें ऐसी है। बिल्कुल। लेकिन है कि बड़े अच्छे तरीके से ये लोग रहते हैं और इतनी भूमि इनमें आती है माशाल्लाह। कि जो पहले यहाँ थे वो यहाँ पहुँच जाते हैं। तो और फिर दिल को कितना सुकून मिलता होगा ना ये देखकर कि उन्होंने, हमने सिखाया, उन्होंने सीखा, पिक किया।
वही कि एक जब आप देखें कुछ छोटी सी भी अचीवमेंट हो आपके अपने लिए तो आपको कितना अच्छा लगता है। एक बच्चा या एथलीट जब एक विक्ट्री स्टैंड तक जाता है और अपने मुल्क का नाम रोशन करता है तो जो कोचेज हैं वो एक तरह की बैकबोन्स ऐसे ही है। कोच का तो उस तरह नाम नहीं आएगा, नाम तो एथलीट का विक्ट्री स्टैंड, लेकिन उसके पीछे क्या है, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके कोचेज, उसकी मैनेजमेंट। और अब ये देखें कि कहाँ से एथलीट को कहाँ लेके आना, कहाँ लेकर आना। स्पोर्ट्स वेन्यूज तो बहुत दूर दूर है, लेकिन उन जगहों पे लेके आना, स्कूल्स की बड़ी वो है एफर्ट्स होती हैं, फिर पेरेंट्स की बड़ी एफर्ट्स होती हैं। तो मैं तो सल्यूट करती हूँ इन सबको कि जिस तरह से ये हमारे साथ कनेक्ट हैं और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम जो आए हैं इस फील्ड में हम अपनी चॉइस है। स्पेशल नीड बच्चा किसी घर में होता है तो उनकी अपनी चॉइस नहीं होती, क्या लेकिन वो जिस तरह से करते हैं वो चुने हुए लोग होते हैं, वो खास लोग, उन्हें तो अल्लाह नहीं चुना है ना, वो आम लोगों के घर में नहीं होता, वो खास स्पेशल लोग हैं। स्पेशल इनको ऐसे नहीं कहा जाता, इनमें खास सलाहियतें हैं, इसकी वजह से इनको स्पेशल कहा जाता है। और जब स्पेशल ओलंपिक में ये सलाहियतें उजागर होती हैं तो फिर मिरेकल्स होता है। अच्छा मिस रुखसाना, आपसे जानना चाहूंगी आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा, और आप चूंकि टेबल टेनिस के कोच है तो टेबल टेनिस ने कितने मेडल्स लेकर आए? ये मेरा सेकंड वन गेम था। ओके। 2019 में गई थी एथलेटिक्स में। इस दफा थोड़ा इसलिए नया था मेरे लिए क्योंकि यूनिफाइड स्पोर्ट्स थी। ओके, टेनिस की सही है। इसमें 2 यूनिफाइड थे, वो हमारे एथलीट थे। ये यूनिफाइड क्या मतलब? यूनिफाइड नॉर्मल बच्चों का। ओके ओके ओके। तो उसमें जो यूनिफाइड थे मिक्स जो कैटेगरी थी हमारी डबल्स कैटेगरी, उसमें बच्चों ने ब्रॉन्ज लिए थे। अच्छा, वाह। और जो सिंगल मेल थी उसमें वो था सेकंड सिंगल, और जो फीमेल थी उसका था 4th पोजीशन। इसलिए एक्सपीरियंस थोड़ा चेंज था पहले से और बहुत अच्छा लगा। जैसे मिस्टर बाब ने बताया स्कूल्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। अगर स्कूल्स ना हो, जैसे मैं खुद स्कूल कोच हूँ, मैं रेजिडेंस से हूँ और मैं स्कूल कोच हूँ। क्या बात है। और स्कूल्स अगर कोऑपरेट ना करें तो इतने बच्चे निकाल भी ना पाएंगे, नहीं हो सकते, फिर मुमकिन ही नहीं है। अभी मिस रुखसाना ने यूनिफाइड की बात की है तो मैं एक आम पब्लिक के लिए आपको बताना चाहूँगी कि यूनिफाइड क्या चीज़ है। हाँ। तो हम जो मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स हैं वो खेलते हैं स्पेशल नीड्स के साथ। ओके। तो उस तरह ये होता है कि ये जो है इंक्लूजन, और पूरी दुनिया में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। एक बच्चा एक घराने में पैदा होता है तो हम उसको कमरे से बाहर तो नहीं निकालते हैं ना, भाइयों के साथ ऐसे ही बिल्कुल चलता है। तो जो यूनिफाइड का कॉन्सेप्ट है इसमें यही है कि इंक्लूजन पैदा हो, जो मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स हैं इनको भी पता चले कि स्पेशल नीड्स में क्या क्या टैलेंट है। तो जब ये मिल के खेलते हैं तो हमारी टीम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सही। अच्छा मुझे बताएं, वर्ल्ड गेम्स में मेडल लेना और ओलंपिक्स में मेडल लेना दोनों में फ़र्क है? नहीं, देखिए जो 3 तरह के ओलंपिक्स काम कर रहे हैं। एक ओलंपिक्स है जिसमें एबल्ड लोग काम कर रहे हैं, एक है आपका पैरालंपिक्स है जिसमें आपके फिजिकल डिसेबिलिटी, ओके, तीसरा है स्पेशल ओलंपिक जो काम करता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज से। सही। तो ये भी एक तरह का ओलंपिक ही है। वर्ल्ड गेम जो है ये स्पेशल ओलंपिक, तो स्पेशल ओलंपिक की वर्ल्ड गेम है तो हमारे लिए तो ये फिर वो ओलंपिक ही है ना, ओलंपिक ही है। अच्छा मुझे बताएंगे टोटली आप एज अ वॉलंटियर ही काम कर रहे हैं या आपको कोई स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं? जी बिल्कुल, हमें इस दफ़ा माशाल्लाह से बहुत स्पॉन्सर मिले हैं। हमें सिंध गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया है, पंजाब गवर्नमेंट हमें अपने वेन्यूज़ देती है क्योंकि जब हमारे पास जगह नहीं होगी तो हम ट्रेन कहाँ करेंगे। हाँ एग्जैक्टली। हमें DHA कॉम्प्लेक्स ने बड़ा सपोर्ट किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता ना अवेयरनेस आ रही है। जब अवेयरनेस आएगी लोगों को पता चलेगा। और आपने देखे कि अभी सोशल मीडिया पे कितना एक तरह का, मैं उसको कहूँगी तूफान आया हुआ है, विन करके आए हैं, विन करके माशाल्लाह वाकई। तो उसमें यह है कि आहिस्ता आहिस्ता अब चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जा रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा जो है वो इससे ज़्यादा सिनेरियो जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और लोगों तक क्लियर। आपने हमें अप्रोच किया, हमें बहुत से मीडिया चैनल ने बताया, तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है एक आम इंसान के लिए। अच्छा मिस रज़िया, आप मुझे बताइएगा आप कब से इससे एसोसिएटेड है और आपका आना खुद का कैसे हुआ इस फील्ड में? मैं हूँ इनके साथ 2008 से काम एज ए वॉलंटियर। वाओ। मैं इरफान हमारे सीनियर कोच हैं, हेड कोच हैं एथलेटिक्स के, उनके साथ कुछ अर्सा मैंने काम किया था उनके इंस्टीट्यूट में। तो फिर इस तरह से मैं इनके साथ इन्वॉल्व हो गई, तब से मैं इनके साथ एज ए वॉलंटियर कोच। क्या बात है। तो आपका ये पावर लिफ्टिंग में खुद का आना कैसा रहा है? मैं सबसे पहले तो मैं बैडमिंटन प्लेयर थी। अच्छा। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स थे, मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकी 2 साल। तो उसके बाद ये फर्स्ट टाइम 2013 में
वेट लिफ्टिंग की नेशनल वुमेन्स की स्टार्ट हो रही थी। अच्छा। तो तब मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। मैं वापडा की एम्प्लॉय हूँ। अच्छा। जी, मैं वापडा में जॉब करती हूँ, तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मेरी जॉब हुई है वापडा में। तो मुझे परमानेंट जॉब के लिए ना कोई मेडल जरूरी था। तो उस वक्त फिर मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की, फिर मुझे इसमें ज़्यादा स्कोप नज़र आया, तो अच्छा, तो घर वालों ने आपको कितना सपोर्ट किया और उन्हें कहा क्या कहाँ कौन से चक्रों में लग रही हो? नहीं, घर वालों की हमेशा सपोर्ट रही है, मेरे पेरेंट्स की, मेरे बहन भाइयों की, सबकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, मेरी दोस्तों की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इज्जत दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मिस रुखसाना, आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस फील्ड में कैसे आई? आपकी फैमिली ने कोई एतराज़ किया था या आपको भरपूर सपोर्ट किया था? 2005 में स्पेशल ओलंपिक्स के साथ काम कर रही हूँ और मुझे इनके साथ काम स्पेशल ओलंपिक के साथ काम करते 17 ईयर्स। ओए होए, क्या बात है, 17 साल हो गए, क्या बात। 2005 में जिस स्कूल्स में मैं राजस्थान में आई थी, तो जब मुझे भेजा गया कि आपने स्पोर्ट्स में जाना है, तो मैं 1 साल बल्कि कम ही टाइम था, उसके बाद मैं खुद ही हो गई कि इतना ग्राउंड में मैं नहीं रह सकती, गर्मी और मैं नहीं रहना। और हमारी आंटी हैं जो हमारे स्कूल की ऑनर्स, उन्होंने मुझे बड़ा पकड़ किया कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम करो। तब से अब तक ग्राउंड में हम काम ही कर रहे हैं और अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं। तो अब आप उस वक्त को देख के मतलब हंसती हैं ना, याद करके? हंसती हूँ। उससे एक और बात है कि मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाई हैं, वो मेरे बहुत ही क्लोज हैं। जब मैंने कहती थी कि मैंने नहीं अब करना, तो मुझे कहते थे नहीं तुम कर सकती हो, क्यों नहीं करोगी तुम? क्या बात है। हाँ, मेरे फैमिली ने बहुत साथ दिया, वरना कोचेस बहुत अच्छे थे, सब बहुत अच्छे कोचेस थे जो मुझे साथ लेके चले, जहाँ मुझे नहीं समझ मुझे समझाते थे। चीज़ में मतलब एक चेन बन गई थी कोचेस की भी, तुमने बहुत अच्छा डील किया मुझे। अच्छा, इस तरह के आपको मतलब लगता है ना, हमारे साथ हमारे कोलीग्स, हमारे जो कोचेस होते हैं या टीम लीड्स होते हैं, उनको ऐसा होना चाहिए, हेल्पिंग हैंड। बिल्कुल, अगर अच्छे होंगे तो आप काम भी इजीली कर। एग्जैक्टली यस, वरना अगर नहीं अच्छे होते तो आप लोग रिजाइन की तरफ पहुंचे होते हो और बागी हो जाते हो मेंटली। हाँ जी, और अगर आपका ग्रुप अच्छा हो तो फिर तो काम करने का और मजा आता है। बिल्कुल। मैम, आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपका इस तरफ आना और ये सारा कुछ मतलब आप भी स्पेशल ओलंपिक से कब से एसोसिएटेड हैं? जी, मैं इसमें अनीस साहब का नाम लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे स्पेशल ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस करवाने वाले अनीस उर रहमान, ही वाज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स। ओके। मैं बेसिकली मुझे 10 से 12 साल हो गए साइकिलिंग की फील्ड में, और मैं पहले खुद नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। 8 साल मैंने खुद खेला है, और उसके बाद मैं UCI लेवल 1 सर्टिफाइड कोच हूँ फ्रॉम कोरिया। फेडरेशन ने मुझे ये क्वालिफिकेशन दिलाई थी, और उसके बाद मेरी अपनी एकेडमी का आगाज़ हुआ था। तो मैं एकेडमी में ट्रेनिंग करवा दी थी। उसी ट्रेनिंग के दौरान अनीस साहब ने मुझे वहाँ पे देखा और उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड वर्क विद अस। तो वहाँ पे क्योंकि मैं पहले भी हेयरिंग एड बच्चों के साथ थोड़ा काम कर चुकी हूँ, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट भी नज़र आया, और कुछ अनीस साहब की इज्जत भी थी, और मैंने ओके किया। और उसके बाद मैंने जब कैंप्स वगैरह अटेंड किए और सब कुछ किया, तो मुझे उस चीज़ का एक मुझे जॉय आने लग गया। अच्छा मिस रुबाब, आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि इस वक्त आप हमारे यहाँ टीम लीड हैं और बाकी कोचेज़ हैं, तो इन कोचेज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कोचेज़ की माशाल्लाह से हमारे साथ जो कोचेज़ हैं वो सारे वॉलंटियर काम होते हैं, और वॉलंटियर काम करना, आपको पता है, रज़ाकाराना तौर पे काम करना एक खुद ही बहुत बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल कि इनको किसी चीज़ का लालच नहीं, ये आते हैं अपना काम करते हैं, और जब वही वाली बात है कि जब एक बच्चा इनके हाथों से निकलता है और जब वो अचीवमेंट तक जाता है, तो मुझे लगता है कि जो ये फ़ख्र फील कर सकते होते हैं, तो शायद वो कोई एक आम इंसान वो नहीं कर सकता, वो चीज़ ही नहीं फील कर सकता। ऑलराइट व्यूअर्स, तो ऐसी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अभी हमारे साथ मौजूद है माहम तारिक, और माहम आपके साथ ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनको हमें इंट्रोड्यूस कराएं। जी, मेरे साथ मिनाहल बैठी हुई हैं, इन्होंने एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया था, इनके पास 1 सिल्वर मेडल है। और ये अनस हैं, अनस ने हॉकी में पार्टिसिपेट किया था और इनके पास ब्रॉन्ज मेडल। क्या बात है। तो अनस, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? वैसे तो बहुत सही रहा है, आगे भी है शौक वगैरह, आगे भी शौक है। तो शौक पड़ा कैसे लगा आपको इसी में आगे आपने जाना है? पहले से पहले मैं साइकिल में था। अच्छा, तो साइकिल से आप हॉकी में स्विच कैसे किया? पहले मैं साइकिल से गया था रेस में,
मेरे इस वक्त हॉकी में है। अच्छा वाह, तो अभी आपको अच्छा लग रहा है हॉकी में आके? अब आगे तो नहीं कहीं जाना आपने? आगे है, कोशिश आगे भी है। कहाँ आगे जाना है? कोई आगे की नई गेम्स है, बैट बॉल वगैरह की। अच्छा, आप चाह रहे हो, आप वर्सेटाइल बनना चाह रहे हो, मतलब हर एक गेम को आपने करना है ट्राई। अच्छा, तो अभी आप मेडल्स कौन कौन से लेकर आए हो? अभी तो एक ही मेडल लेके आया हूं, तीसरे पे आया हूं। अलस, मुझे बताओ तो आपको यहाँ मजा आ रहा है हॉकी में? ओके, मजा आ रहा है। पहली बार हुआ था। पहली बार हुआ था। तो अभी आप जो मेडल जीत कर आए हो, तो घर वालों के क्या जज्बात थे? खुश थे, ज्यादा मैंने ख्वाहिश भी की थी गाड़ी हैं, तो क्या कहते फिर? कहते जीत के आओ, मेडल लेके आओ, फिर लेके देगा। तो मिल गया तो है मेडल, अब और कौन सा मेडल चाहिए भला? नहीं ले आए पापा भी, घर वाले ख्वाहिश पूरी कि कर। घर वाले नहीं खुश होते हैं ना, बड़ी मुश्किल होता है भाई इनको खुश करना। नहीं वैसे है खुश। वैसे तो खुश है, लेकिन वो जी कह रहे अभी गाड़ी का आपने कहा है चुके, तो अब और इससे बड़ा एक मेडल लेकर आओ। अच्छा मैम, आप मुझे बताएं आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा बर्लिन में? बर्लिन में एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज और ईच एंड एवरीथिंग जो सब कुछ मामला थे, और भी तमाम ममालिक के लोग आए हुए थे, तो सबके साथ एक डिफरेंट कल्चर सबका पता चलता। हाँ। और हर किसी गेम के हवाले से डिफरेंट थिंकिंग की डिफरेंट मेथडोलॉजीज थी, तो वो चीज़ें लर्न करने में माशाल्लाह मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। अच्छा, मैं क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता, ऐसे ही है बिल्कुल। जैसे जैसे हम अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकल के किसी और के साथ compete करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपने ट्रेनिंग कब स्टार्ट की? ट्रेनिंग तो 2 साल से चल रही है बच्चों की, क्योंकि अच्छा। वर्ल्ड गेम्स की ट्रेनिंग हम 4 साल पहले ही स्टार्ट कर देते। अच्छा, हार्ड होती है ट्रेनिंग? डेफिनेटली हार्ड तो होती है, क्योंकि हम हार्ड ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हम फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके compete नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल अपने ही उनको बेस्ट, अपना जो बेस्ट होता है उसी को बीट करना पड़ता है। अच्छा मिनाहिल, आपसे जानना चाहूंगी आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? माशाल्लाह से आपने भी मेडल जीते हैं, तो फैमिली का क्या मतलब इजहार ख्याल था? फैमिली का मैं फिक्र नहीं करती है। वाह वाह वाह, बड़ी कॉन्फिडेंट हो आप तो। मैं बहुत खुश रहती हूँ, दोस्तों के साथ खुश रहती हूँ। अच्छा, फैमिली से ज्यादा आपको दोस्त अच्छे लगते हैं? क्या बात है, बड़े होके ना फैमिली बड़ी याद आएगी, फिर दोस्त नहीं अच्छे लगेंगे। नहीं, मैं बड़ी होके मैं दोस्तों के साथ खुश रहती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, बर्लिन में जो आपने पार्टिसिपेट किया जिन गेम्स में, तो कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा। चैलेंजिंग था, मुश्किल लगा आपको? नहीं। ट्रेनिंग अच्छे से हुई आपकी? बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, तो अभी कौन कौन से मेडल्स आप लेकर आए हो? 2 गोल्ड के। क्या बात है। तो आपने घर वालों से कोई फरमाइश की थी? गिफ्ट की बात की थी, मैंने गिफ्ट लेके दी। गिफ्ट लेके दे, तो कुछ लेके दिया या आपको भी अंश के पेरेंट्स की तरह का बहुत बड़ा गिफ्ट? लेकर नहीं दिया। कब लेके देने हैं? पूछा नहीं उनसे? पूछा था, बहुत दफा पूछा था, बस लेकर नहीं अभी दिए। वो कल तो आई नहीं है, यानी कि ना जिस कल को उन्होंने गिफ्ट ला के देना था, क्योंकि बच्ची ने माशाल्लाह से मिनाहिल ने इतना नाम रोशन कर दिया। क्या बात है मिनाहिल आपकी। अच्छा वहाँ मुझे बताएं, कोई स्पॉन्सर्स मिले आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि स्पेशल ओलंपिक्स जो है वो फंडिंग पे और स्पॉन्सर पे ही चल रहा है, और इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में स्पॉन्सर्स ने, प्राइवेट सेक्टर्स ने हमारा बहुत साथ दिया है। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं उन लोगों को भी थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि अगर ये स्पॉन्सरशिप और इस तरह की फंडिंग और इस तरह का साथ अगर प्राइवेट सेक्टर्स का हमारे साथ नहीं होगा, तो इस तरह की अचीवमेंट और इस तरह के जो सारे मामलात हैं हम मुल्क के लिए नहीं कर पाते। अच्छा, तो अपने इसमें मतलब जो ट्रेनिंग है, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आप लाना चाहती हैं? देखिए, इम्प्रूवमेंट के हवाले से अगर बात करूँ तो हमारे पास प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा कमी है, कि हमारे पास ग्राउंड्स एंड फील्ड, ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसे ही है, सही है। ये फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम बचपन से ये चीज़ें फेस कर रहे हैं कि फैसिलिटीज़ की कम रिसोर्सेज है ना, लिमिटेड। हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें, अगर तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसके पीछे अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो उनकी फैसिलिटीज़ और उनके सारे ग्राउंड एंड फील्ड जो है वो उसी लेवल के होते हैं, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कम पाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट से क्या अपील करती हैं? बच्चों को इक्वली राइट्स दें, दूसरे बच्चों के साथ जैसे दूसरे प्लेयर्स का हक है, इन बच्चों का भी उतना ही हक है। तो गवर्नमेंट लेवल पे एक कोटा इन बच्चों के लिए भी रखें, और एक्चुअली होना चाहिए। मैं आपकी बात कर रही हूँ, लेकिन मतलब हमारे जो बड़े नावर और ब्रांडेड स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उसमें बाकायदे इस तरह के मतलब ग्रुप्स होते हैं, उनके बैंड्स होते हैं, पूरी टीम्स होती हैं, जिसमें वो अच्छे से जी प्लेयर्स होते हैं और वो आगे जी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। लेकिन स्पेशल चिल्ड्रन के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि माशरे में कहीं ना कहीं इनको बहुत उस तरह से इंक्लूजन में अभी तक हम नहीं जा पाए। हाँ। हम लोग इंक्लूजन की बात करते रहे थ्रू आउट द वर्ल्ड गेम्स, लेकिन सही मायनों में इंक्लूजन का अभी शुरुआत हुई है, तो इसको हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करेंगे तो ही इनके पेरेंट्स को और इनको हौसला अफजाई होगी और ये मज़ीद आगे जाके और मज़ीद जितना इन्होंने किया इससे ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, वैसे एक बात है, वैसे तो आपने कहा स्पॉन्सर से ये सारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो सारा चलता है, लेकिन बच्चों को भी कोई भारी रकम वगैरह अदा करनी पड़ती होगी अपने पैशन को परस्यू करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्पेशल ओलंपिक्स जो है वो वॉलंटियरली काम करता है और वॉलंटियरली सबको प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़। आज तक जितने भी गेम्स हुई हैं, जितना भी इन बच्चों से हम कुछ भी नहीं लेते। मैं खुद वॉलंटियरली काम कर रही हूँ स्पेशल ओलंपिक्स के साथ, और यकीन जाने कि वॉलंटियरली काम करने में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ है और हमें बुरा नहीं लगता बिल्कुल भी, और ना ही इसमें किसी भी किस्म का बर्डन होता है हमारे सर पे कि हम वॉलंटियरली काम करें। तो ये पेरेंट्स के लिए भी वॉलंटियरली होता है और इसके लिए भी वॉलंटियरली होता है सारा कुछ। तो जो बच्चे मतलब इसमें आना चाहे उनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? कोई क्राइटेरिया नहीं है, ओपन प्लेटफॉर्म है, आप कभी भी स्पेशल ओलंपिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सही है। और उनके कैंप्स ज्वाइन कर सकते हैं और कैंप्स में अच्छी वाली ट्रेनिंग हो जाती है? जी बिल्कुल, इनके पास हर तरह कोचेस हैं, हमारे पास वॉलंटियरली कोच हैं, पेड कोच हैं, और हर टीम हर इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, कैंप्स लगते हैं एनुअली, वीकली, मंथली कैंप्स लगते हैं। इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, एनीबॉडी कैन जॉइन। So thank you very much माहम, मिनाहिल और अंस, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, this is all for today. I'll catch you all with a new मेहमान and a new episode. Till then I'm signing off. Allah Hafiz.